गुड आफ्टरनून बच्चों, पुणे लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सगुफा फिरदौस आज अपने तीसरे क्लास के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे क्या, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो हमने अब तक चर्चा कर ली है पोषण क्या है, पोषण के विभिन्न प्रकार होते हैं और अपने लास्ट क्लास में हमने देखा था पोषण के अलग अलग चरणों की चर्चा की थी। चलिए एक बार देखते चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे देखा था कि प्राणियों में पोषण के कितने चरण होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सांद्रीकरण और बहिर्जीवन की हमने चर्चा की थी। फिर हमने देखा था कि अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है। मैंने आपको बताया था कि अमीबा जो है एक पूर्ण जैविक यानी कि प्राणी संभोजी जीव होता है। ये छोटे छोटे जो पानी में तैरने वाले सूक्ष्म जीव और पौधे होते हैं उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है फैगोसाइटोसिस, यानी कि कोशिकीय संरचना के द्वारा, कोशिका के द्वारा जब भोजन को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस यानी कोशिका भक्षण। याद रखना है इसे, कोशिका भक्षण बोलेंगे सेल फिटिंग। ठीक है, तो अभी बच्चों के कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। याद रखना है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखेंगे आपको। ठीक है, तो अब देखो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिका और संरचना, तो जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वो सारा उसी कोशिका के द्वारा होने वाला है। तो अमीबा उत्पाद का निर्माण करता है, जैसे कि हम कोई पसंदीदा खाना मिला, देखा, सुना, गंध महसूस किया, सुगंध, दुर्गंध नहीं सुगंध, जैसे हम महसूस करते हैं तो हम खाने की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और मुंह में पानी आता है। देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना। तो ठीक वैसे ही अमीबा में क्या होता है कि अमीबा जैसे ही खाने को देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित होता है। आकर्षित होता है तो क्या करेगा, हम जल्दी सोचते जल्दी से ले और प्लेट में डालें, मुंह में डाल के खा के खत्म कर ले ताकि दूसरा ना ले सके। ठीक वैसे ही अमीबा में भी होता है, यह भी फूटपाथ का निर्माण करता है और खाने को कैच कर लेता है ताकि जो जीव या जो भोजन है वो कहीं और ना जा सके। तो जैसे ही वो भोजन को ग्रहण करता है, पकड़ता है, तो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और खाद्य रेतिका का निर्माण भी हो जाता है। खाद्य रेतिका के निर्माण के साथ ही उसमें क्या होता है, पाचन रस का स्राव होने लगता है और ये पाचन रस में पाए जाते हैं पाचन एंजाइम जो कि भोजन का सरलीकरण करते हैं। तो जैसे ही भोजन का सरलीकरण होगा पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर आता है अवशोषण। पाचित भोजन में से आवश्यक पदार्थों को चुन करके, छान करके, अवशोषित करके, सोख करके लेने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अवशोषण, यानी कि तीसरा चरण पूरा। फिर आता है चौथा चरण स्वांगीकरण। अपने ही अंगों में समाहित कर लेने की प्रक्रिया जो होती है ये स्वांगीकरण। तो हमारे जो अमीबा जैसे जीव होते हैं या जितने भी प्राणी संभोजी पूर्ण जैविक पोषण करने वाले जीव हैं, भोजन के पाचन के बाद याद रखना है कि प्राणी संभोजी या जो हमारा पर पोषण होता है उसमें पाचन अनिवार्य है। और पाचन किसके द्वारा होगा, पाचन एंजाइम के द्वारा होगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब एक सवाल मेरे मन में आया तो बता ही देती हूँ कि एंजाइम क्या होता है। देखो एंजाइम का दूसरा नाम विकर होता है, हिंदी में बोलते हैं विकर। तो याद रखना विकर विकर नहीं तो फिर एग्जाम में पूछते हैं विकर क्या होता है, पढ़े हम तो पढ़े ही नहीं विकर क्या होता है। विकर एंजाइम को कहा जाता है और ये एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। यह भी एक नंबर का सवाल है कि जैव उत्प्रेरक आपके हार्मोन्स भी होते हैं एंजाइम्स, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं हैं। जो बातें मैंने कही उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे और याद रखेंगे। तो मैंने क्या कहा, एंजाइम जिसको हिंदी में विकर कहते हैं, ये क्या है, जैव उत्प्रेरक हैं, प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं और बिना एंजाइम के पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी। जितने भी परपोषण करने वाले जीव हैं लगभग सभी में पाचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि भोजन का सरलीकरण किया जाता है। ठीक है, ये स्वांगीकरण हो जाएगा, मतलब अपने अंग में उसके द्वारा, अंग यानी कोशिका उत्तक और जो अंग है विभिन्न अंग उसके द्वारा जब विभिन्न प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल कर लिया जाता है तब उसे हम कहते हैं स्वांगीकरण। अब बच जाता है जो अपशिष्ट है शरीर में उसे बाहर निकालना, क्योंकि ये अपशिष्ट अगर हमारे शरीर में बने रह जाएंगे तो किसी न किसी प्रकार के विकार, देखो अभी क्या बोला मैंने कहा विकर। ठीक, विकर का दूसरा नाम है एंजाइम। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि जो अवशिष्ट पदार्थ हैं अगर हमारे शरीर में रहते हैं तो क्या करेंगे, ये करेंगे विकार। ठीक है, एक आकार लग जाने से शब्द बदल गया, अर्थ बदल गया। ये विकर यानी एंजाइम पाचन की प्रक्रिया करने वाले और ये विकार यानी कि किसी प्रकार का अवरोध, कोई बीमारी आपका विकार कहलाता है।
ठीक है, जो हमारे शरीर में किसी न प्रकार की जो बाधा उत्पन्न करने का काम करता है उसे हम विकार कहते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट जब शरीर में रह जाएगा तो विकार पैदा करेगा और इस अपशिष्ट को बाहर निकालना अनिवार्य हो जाता है। तो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? बहिक्षेपण। तो अमीबा में अलग अलग चरणों को मैंने आपको दिखा दिया था वीडियो के द्वारा भी और चित्र बना करके भी। 5 नंबर का सवाल के लिए जब पूछा जाएगा तो ये 5 चरण को, जो हमारे 5 चरण है ना, इसको एक एक लाइन में लिख देंगे और इस चित्र को बना देंगे। आप सिर्फ चित्र के माध्यम से बोलेगा तो चित्र बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो वहाँ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि क्या करना है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। लंबा क्वेश्चन है चित्र के साथ तो थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे। आप अगर छोटा क्वेश्चन है 2 नंबर का सवाल है तो हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अगर व्याख्या पूछा तो व्याख्या करेंगे, चित्र बनाने बोला है तो हम चित्र बना लेंगे, नंबर हमें मिल जाएंगे, लेकिन कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर हमने देखा था मानव पाचन तंत्र के अलग अलग अंगों की चर्चा मैंने आपके साथ कर दी थी, जिसमें मैंने बताया था मुंह, नासिका, आमाशय, छोटी आंत। उसके छोटी आंत के जो भाग थे क्या क्या थे बताएंगे आप? जेजुनम, यूरेनम और इलियम। ठीक, फिर बड़ी आंत, बड़ी संरचना देखो, लंबाई में है छोटी आंत से, लेकिन इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ये मोटी होती है, छोटी है छोटी आंत से, लेकिन मोटाई में ये मोटी होती है, तो ये बड़ी आंत होती है हमारी। बात करें लंबाई की अगर, तो छोटी आंत की जहाँ लंबाई 6 मीटर है, वही बड़ी आंत जो है आपका कितना है? 1.5 मीटर है। ठीक है, याद रखना इसे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी आंत नाम बड़ा है तो बड़ी होगी, बिल्कुल छोटी आंत हमारी बड़ी होती है। ठीक, तो ये फिर मैंने आपको पिक्चर दिखाया था और इसके बारे में अलग से बता दिया था। फिर हमने इसी पर एक वीडियो भी देखा था कि किस तरह से खाना हमारे शरीर से अलग अलग अंगों से होता हुआ मुंह से आता है, फिर हमारा नासिका में जाता है, वहाँ से फिर चला जाता है आमाशय में, आमाशय से फिर छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, फिर मलाशय में, और वहाँ से मलद्वार, मलद्वार से फिर शरीर से बाहर अपशिष्ट निकल जाती है। ये पूरी प्रक्रिया हमने देखी, यानी कि आहार नाल का जो पाचन अंग है किस तरह से कार्य करता है, इसकी चर्चा मैंने आपके साथ कर दी थी। आज उसी में आगे बढ़ती हूँ और आज हम देखेंगे पाचन ग्रंथियाँ, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में अपने बता दिया था। तो अब देखें पाचन अंग के बाद जो आई पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथि में पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि। देखो नाम ही बता रहा है कि इससे क्या निकलने वाला है, इससे निकलने वाला है लार। इंग्लिश बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। तो मुंह गुहा, जो मुंह के अंदर जो जगह है उसे कहते हैं मुंह गुहा। मुंह गुहा के आसपास 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती, जोड़ा मतलब कि 6 लार ग्रंथियां केवल है, 3 जोड़े 6 लार ग्रंथियां। और फिर जो अपनी अपनी नलिकाओं के द्वारा मुंह में खुलती हैं, जो थूक आपका आता है, ये क्या है? लार है हमारे मुंह में। तो ये मुंह गुहा में खुलती है और ये 3 जोड़ियां होती हैं। देखें वहाँ पर इमेज में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 3 है, 3 एक साइड से दिखाई देगा, अगला साइड पे तीसरा दिखाई देगा। तो रुपये देख सकते हैं कौन कौन से हैं, नाम देख सकते हैं। तो इसमें पहला होता है उपकर्ण ग्रंथि। ठीक है, तो उपकर्ण, तो ये कान के आधार पर स्थित होती है, कान के आधार, यानी कि जो कान है हमारे उसके पास ये है ना, ये वाला हिस्सा पैरोटाइड लाइन, ये हो गया हमारा। ठीक, तो ये 2 जोड़े दोनों साइड रोटेट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कौन सी है? अधोजित ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल यानी जीभ के नीचे। तो देखो जीभ के नीचे स्थित लार ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? अधोजित ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड कहा इसे जाता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जीभ किधर होता है आपका हमारा, तो यहाँ आपको दिख रहा है जीभ जो मुंह में होता है उसके नीचे पाया जाएगा 2 जोड़ा, 1 जोड़ा। ठीक है, फिर आता है अधोजित ग्रंथि, यानी कि सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर आपका जबड़े के नीचे होता है। ठीक है, जबड़े के नीचे दोनों साइड, यहाँ आप देख रहे हो ये हो गया सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये 3 जोड़ियां लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती हैं, जिसका काम होता है लार का निर्माण करना। तो देखो लार क्या क्या करता है ये भी देख लेते हैं हम। तो लार के कार्य, लार के अलग अलग कार्य होते हैं। सबसे पहले तो आप ही सोचो कि क्या काम होगा। जैसे हम खाने को मुंह में लेते हैं और कुछ देर चबाते हैं, उसके बाद क्या होता है? कुछ देर चबाने के बाद जो भी खाना होता है वो सूखा से गीला हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। तो खाने को एक क्या करता है? गीला बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है? उसको चिपचिपा बना देता है ताकि निगलने में हमें आसान हो। ठीक, तो पहला काम तो है भोजन को गीला करना। तो पॉइंट बढ़ाने के लिए अगर हम सोचे तो पहला काम क्या होगा? गीला करना। दूसरा काम है चिपचिपा बनाना, और हम चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं भोजन को गीला और चिपचिपा बनाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा काम होता है
जो खाना खा रहे होते हैं, खाना जब खा रहे होते हैं ना तो हम खोलते हैं, आसपास के वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, प्लस हमारे हाथ में भी हो सकता है, खाने में भी हो सकता है, तो ये मुँह में जब जाते हैं तो अपने साथ जो रोगाणु होते हैं भोजन के वो भी चले जाते हैं। तो उस रोगाणुओं को मारने का जो बैक्टीरिया वगैरह मुँह में चले गए हैं भोजन के माध्यम से, ऐसे तो हमारे मुँह में बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, ठीक है। तो जो खाने के द्वारा जो बैक्टीरिया आता है उन बैक्टीरिया को ये मारने का काम करता है, ठीक है। फिर है कि लार में मौजूद होता है टाइलिन यानी एमाइलेज, एक नंबर का सवाल कि मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन या एमाइलेज, जिसकी चर्चा मैंने अपने लास्ट क्लास में भी आपके साथ कर ली थी। तो ये क्या करते हैं, भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट यानी मड का पाचन करते हैं। तो मैंने लास्ट में बताया था कि जो टाइलिन या एमाइलेज जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, बता दिया था एक नंबर का सवाल। फिर दूसरा मैंने कहा था कि भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुँह में शुरू होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। और तीसरी बात ये है कि देखो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम मड है, तो फिर पूछ जाता है मड का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मुँह में भोजन लिया है, मड का पाचन मुँह में ही हो रहा है, इसका मतलब कहाँ शुरू होगा, मुँह में या मुँह में कह सकते हो। तो ये आंसर एक हो गया हमारे सवाल का, ठीक। तो लार में उपस्थित एमाइलेज नामक पाचन विकर, देखो विकर आया न विकर में लिखा हुआ था, विकर विकर जिसे हम एंजाइम भी कहते हैं, ये भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। देखो चीज़ और आ गया स्टार्च भी, तो स्टार्च भी आपको पूछा जा सकता है, तो स्टार्च कहाँ होगा, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ये रूप होता है। अब चलते हैं दूसरी ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि जो होती है वो यकृत है और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक। ये क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और कौन सी ग्रंथि है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। जितनी भी ग्रंथियों की हम बात करें ना, ये सारी सारी बहिर्स्रावी ग्रंथियां। देखो ग्रंथियां दो तरह की होती है, एक होती है अंतःस्रावी और दूसरा होती है बहिर्स्रावी, ठीक। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, बात अगर हम करें ग्रंथियों की तो ग्रंथियों के दो प्रकार, पहला होगा अंतःस्रावी, ठीक है, पहला क्या होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। और दूसरा जो ग्रंथि होती है वो होती है बहिर्स्रावी। दूसरा होगा बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है इसको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथि, ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथि। जबकि जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं इसको नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, नलिका युक्त ग्रंथि, ठीक। क्या बोलेंगे, नलिका युक्त ग्रंथि, नाम याद रखना है आपको। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, इसमें नलिकाएं नहीं होती, ठीक, नलिकाएं नहीं होती है तो जो भी स्राव होता है इसको डायरेक्टली खून में डाल देते हैं, ठीक है, और खून के माध्यम से ही उसके द्वारा स्रावित पदार्थ जो होते हैं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों ने अपने द्वारा स्रावित पदार्थों को डायरेक्ट खून में डाल दिया, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई नलिका है नहीं, तो ये क्या करती हैं, जो भी पदार्थ बनता है उसे डाल देती हैं खून में, और फिर खून के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब ये निकालती क्या है, ये निकालती है हार्मोन्स, ठीक है, नाम याद रखना, ये क्या निकालती हैं, ये निकालती हैं हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स को निकालती हैं। तो ये हार्मोन्स का स्राव करेंगी और उसके बाद हार्मोन्स ये भी एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं, नाम याद रखना आपको, हार्मोन्स क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसे हम नलिका विहीन ग्रंथियां करते हैं, ये हार्मोन्स का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे पिट्यूटरी हो गया, आपका जो हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय का जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो अब चलते हैं दूसरा, ये जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं, ये अपने द्वारा स्रावित पदार्थों को क्या करती हैं, नलिका में डालते हैं और नलिका के माध्यम से उसके गंतव्य स्थान यानी जहाँ पर उसको काम करना है उस भाग तक पहुँचा देती हैं,
ठीक है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ। तो जितनी भी पाचन ग्रंथियाँ होती हैं वो सारी की सारी बहिर्गंथ ग्रंथियाँ होती हैं। इसके द्वारा क्या निकालते हैं, विकर निकलेंगे। ठीक है, विकर क्या होते हैं ये आप भूलेंगे, ठीक है। थोड़े पहले ही मैंने विकर के बारे में कहा कि विकर क्या होता है। ठीक है, विकर एक जैव उत्प्रेरक होते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, जो हम बताती हैं कि ग्रंथि किसे कहते हैं। ग्रंथि के प्रकार की तो चर्चा कर ली कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, लेकिन ग्रंथि क्या है, तो शरीर में पाए जाने वाले वैसे अंग जो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। और इसके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यकृत की चर्चा हमने की ही नहीं, यकृत के बारे में बात कर रहे थे तो बात की ही नहीं हमने। तो अब यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। याद रखना कि यकृत क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक नंबर का सवाल, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। इसका वजन 1.4 से लेके 1.8 किलोग्राम होता है, यानी 1 से 1.5 kg का ये होगा। इसके द्वारा पीत का निर्माण किया जाता है जो कि हरे रंग का होता है। ठीक, पीत पित्ताशय में जमा होगा और इसमें पीत लवण पाए जाएंगे, जिसमें आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट और पीत वर्ण पाए जाएंगे, जैसे कि बैलोरुबिन। देखो ये जो सवाल है ना, जो पीत वर्ण वाला सवाल जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो पीत में कौन सा वर्ण पाया जाता है। 1 नंबर का सवाल है ये बैलोरुबिन और बैलिवर्डिन नाम के पाए जाएंगे वर्ण। नाम याद रखना, कम से कम ये बैलोरुबिन को याद रखना। ठीक, तो अब चलते हैं कि इसका जो प्रकृति होती है क्षारीय होता है, पीएच मान जो होता है 8.6 होता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आता है कि अब कितना निकलता है, तो जानकारी के लिए याद रखना है कि मनुष्य में लगभग 1 लीटर 24 घंटे में पर डे आपका 1 लीटर पीत स्राव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज क्या है, इमेज जो है ये हमारे यकृत की है। देखें ये आप छांटे के समान संरचना आपको लगेगा। ठीक है, इसमें मशरूम भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उसके बाद निकलता है रक्त नली है और ये नली जाके पहुँच जाती है कहाँ, ये है हमारा पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर। पीत निकलता है कहाँ से, यकृत से जाके जमा होता है पित्ताशय में, और जब इसकी आवश्यकता होती है ये पीत नली के द्वारा पहुँच जाता है कहाँ, छोटी आंत के हिस्से में यानी कि ड्यूडेनम में। ठीक, अब चले थोड़ा सा और आगे। अब देखिए आगे अग्नाशय। अच्छा, इसकी चर्चा मैं एक बार और कर दूं कि जो पीत होता है इसका काम क्या होता है, पीत का काम क्या होता है ना, तो पीत का जो काम होता है, ये पीत करता क्या है, प्राकृतिक क्या है इसकी, क्षारीय प्रकृति होती है पीत की। और जो अमाशय में भोजन था वो अम्लीय प्रकृति का था। तो जैसे ही अमाशय से भोजन करके छोटी आंत में आता है तो वहाँ पे उसमें पित्त मिल जाता है और उस अम्लीय प्रकृति को क्षारीय प्रकृति में बदल देता है। ठीक, तो पीत का काम क्या है, पीत में कोई एंजाइम नहीं होगा, याद रखना है पीत में एंजाइम नहीं होता है, ये सिर्फ भोजन की प्रकृति को बदलने का काम करता है। हरे रंग का वर्णक है जो कि अम्लीय प्रकृति के भोजन को क्षारीय में बदल देता है। ठीक, इसका इसका काम होता है कि जो हमने खाना खाया होता है उसमें तेल होता है, घी होता है, फैट जो होते हैं हमारे, जो मांस मछलियों से हमें प्राप्त होते हैं, उनको ये पाचित करने में मदद करता है। तो लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है, लेकिन बड़े बड़े अणुओं को भोजन का, ये भोजन में मौजूद बड़े बड़े वसा अणुओं का ये पाचन नहीं कर सकता। उसके लिए छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है और इसे तोड़ने का जो काम होता है वो करता है यही पीत। पीत के द्वारा वसा के अणुओं के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाती है। 2 नंबर का सवाल कि इमल्सिफिकेशन क्या है, तो पीत के द्वारा वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाती है। और जब इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया हो जाती है तब जाके छोटी आंत में लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पीत के काम हो गए। चले अब आगे हम अग्नाशय पे। तो अग्नाशय जो है हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि यकृत थी और दूसरी क्या हो गई, अग्नाशय हो गई। तो ये अग्नाशय जिसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं,
देखो यहाँ पर पैनक्रियाज जो है ना हमारा दो तरह का काम करता है। मैंने पहले भी बताया था कि ये एक पाचन ग्रंथि तो है, यानी कि पाचन रस का निर्माण करता ही है। अग्नाशय के द्वारा जो पाचन रस निकलता है उसे हम अग्नाशयी रस के नाम से जानते हैं। ठीक, और जब आप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बारे में आप पढ़ोगे। लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित करती हैं। तो चूंकि द्वीपिकाएं किससे होती है, आइसलैंड जो होती है, वैसी भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं। ठीक है, हिंदी में द्वीप कहते हैं। तो चूंकि पैनक्रियाज आप यहाँ पर देख सकते हो ना, पैनक्रियाज हमारा पतंग संरचना जो है पैनक्रियाज है, मतलब जिसे अग्नाशय कहते हैं। ठीक, तो इसी अग्नाशय का जो कुछ भाग होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। पूरा भाग जो बाकी का भाग जो है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, लेकिन कुछ भाग जो है वो क्या करता है, अंतःस्रावी की तरह काम करता है, हार्मोन्स निकालता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक, तो ये हार्मोन यहाँ पर है। तो चूंकि ये दोनों तरह से काम कर रहा है, इसमें आपका हार्मोन का भी निर्माण हो रहा है इसके द्वारा और एंजाइम्स का भी निर्माण हो रहा है। तो इसी कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो एक नंबर का सवाल आता है कि कौन सा मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। इसके अलावा आपके जो वृषण होते हैं, जो पुरुषों के मुख्य जनन अंग होते हैं, यह भी एक मिश्रित ग्रंथि है। नाम याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन सा, अग्नाशय हो गया और वृषण हो गया। तो वृषण जो है वो शुक्राणु का भी निर्माण करता है और साथ साथ जो पुरुष हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन जैसे, उसका भी ये निर्माण करता है। तो इसकी विस्तृत चर्चा जो है आपको नियंत्रण संबंधी चैप्टर में किया जाएगा। ठीक, तो देखिए अब आते हैं अग्नाशय पे हम, जो एक बड़ी ग्रंथि है। कौन सी, दूसरी बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 60 ग्राम होता है और यह फिर कितना होता है, 1 से 1.5 kg के आसपास। अग्नाशय अमाशय के निचले हिस्से में लगा हुआ एक मुलायम गुलाबी 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी हेट्रोकाइन ग्रंथि होती है। याद रखना, हेट्रोकाइन ग्रंथि होगी। अग्नाशय के अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर अग्नाशयी रस का स्राव होगा। ये सब अपनी जानकारी के आप याद रखिएगा। उसके बाद कौन कौन से इसके द्वारा एंजाइम निकलेंगे, तो इसमें निकलता है प्रोटीन को पाचन करने वाला ट्रिप्सिन। तो जब हम लोग देख रहे थे छोटी आंखों तो उसमें इसको देखना था ट्रिप्सिन के बारे में। तो ट्रिप्सिन पाया जाता है। ठीक, तो ये किसका पाचन करेगा, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। उसके बाद वसा के पाचन के लिए क्या पाएगा, लैक्टेज पाया जाएगा। लैक्टेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है, इसको याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के, अब जो कार्बोहाइड्रेट बच गया है, जो मुंह में नहीं बचा आपका, फिर जा करके वो आया आपके जहाँ चला आया हमारा ये छोटी आंत में आ गया और वहाँ पर फिर इसका पाचन के लिए क्या हो जाएगा, एमाइलेज पाया जाएगा। ठीक है, तो एमाइलेज आपका कहाँ कहाँ है, मुंह में था, अमाशय में था और फिर छोटी आंत में भी बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा। तो ये अग्नाशय में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स हैं। तो याद रखना है आपको, चूंकि ये आपके बहुवैकल्पिक में पूछे जाते हैं। तो एक पत्तीनुमा संरचना है जो कि आपके अमाशय के नीचे पाया जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं पीत के कार्य। मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो फिर से एक बार देख लें कि ये क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। ठीक, एंटीसेप्टिक का कार्य करता है जो भोजन में मौजूद हानिकारक जीवों को मार देता है। तो पीत क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, एक तो उसको जो लार है वो मारने का काम करता है, फिर जो एसियल अमाशय है वो भी उसको मारता है। अब इसके बावजूद कुछ बच गया है तो वो आपकी छोटी आंत में पीत के द्वारा उसको मार दिया जाता है। तो चूंकि हर एक जगह जो भोजन की प्रकृति होती है वो बदलती चलती है और हर एक जीव की अपनी अपनी प्रकृति होती है और अपने अपने प्रकृति के अनुसार वो इस दुनिया में सर्वाइव करता है, जीवित रहता है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ठंडे पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हम मनुष्य की बात करें तो हम क्या है, हर वार्म ब्लडेड है, यानी कि नियत तापी, हमारे शरीर का तापमान नहीं बदलता। ज़्यादा हो गर्मी हो हमेशा तापमान निश्चित रहता है और इसी कारण ठंडी गर्मी भी महसूस होती रहती है। वही हम मेढक की बात करें तो मेढक जो जा रहे नजर नहीं आता, अभी बहुत टटर करता हुआ आपको सुनाई देगा। ठीक, जैसे जिस दिन बारिश होती है, आपका बरसात का जो मौसम होता है उसमें बहुत टटर की आवाज़ गाते सुनाई देता है और उसके बाद दिखाई देगा आपको अलग अलग तरह के, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ मोटे कुछ पतले से। ठीक, लेकिन जब जाड़ा शुरू हो जाता है तो गायब हो जाते हैं कि जैसे जाड़ा खत्म होता है तो पतले पतले दुबले दुबले से जो मेढक होते हैं वो नजर आने लगते हैं। क्यों,
ये जाड़े में गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि इनका जो तापमान होता है ये अनिश्चित होता है, ये नियत ताप ही नहीं होते, वातावरण के साथ साथ इनका तापमान बदलता रहता है। तो वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जीवाणु जो होते हैं, हमारे रोगाणु जो होते हैं, ये अलग अलग इन्वायरमेंट में जिंदा रहते हैं। तो मारने के लिए इन्वायरमेंट को, वातावरण को चेंज करना पड़ता है। तो फलस्वरूप कुछ मुँह में मर गया क्षारीय प्रकृति में, कुछ आके अम्लीय प्रकृति में मर गया, फिर पुनः जो है कुछ क्विक के द्वारा जो क्षारीय प्रकृति का है उसके द्वारा रोगाणुओं को या जीवाणुओं को मार दिया जाता है। फिर आता है कि ये वसा का पाचन करता है, जिसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर आता है कि क्या है कि क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये अमाशय से आए अम्लीय भोजन को उदासीन कर देता है, ताकि जो अग्नाशयी रस में पाई जाने वाली एंजाइम है वो उस पर सक्रिय हो सके। ठीक है, अब है कि ये अग्नाशयी रस और छोटी आंत से स्रावित होने वाले विकर यानी जो भी एंजाइम है उसको क्या करते हैं, क्रियाशील बनाते हैं और ये आंत के द्वारा देते हैं। इसने वसा के टुकड़ों करने में तो मदद किया, बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में बदलने में तो मदद किया ही किया, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, कौन पीत जो है ये क्या करता है, वसा के अवशोषण में भी आंत को मदद करता है। यानी कि आंत के द्वारा जो वसा का अवशोषण का कार्य किया जा रहा होता है उसमें भी यह मदद करेगा। तो शोषण यहाँ अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, शोषण नहीं कर सकते हो लेकिन अवशोषण की अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा ये क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य। तो यहाँ पर पाचन ग्रंथि भी हमारी समाप्त हो गई। तो हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया, पोषण क्या है, पोषण के चरण देख लिया हमने, पोषण के प्रकार हमने देख लिया, अमीबा में पोषण हमने देख लिया, मानव में भी पोषण हमने देख लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्लास होगा हमारा वो हम पादप पे होने वाले पोषण की चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारा जो पाचन की प्रक्रिया होगी वो खत्म हो जाएगी। कुछ एक चीज़ें और है जो मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। धन्यवाद।